हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिक्शन और क्लासेज में। दोस्तों, अपन ने विद्युत द्विध्रुव तक पढ़ लिया है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र भी अपन ने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, अक्ष और निरक्ष पर, जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा स्नेह दिया है, बहुत ही ज़्यादा शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और ऐसे ही मेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है और न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही शानदार टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे आज। टॉपिक अपना क्या है? बलागुण है। और बलागुण अपन को फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण भी निकालना है। तो इसकी हेडिंग अपने बुक में कुछ अलग टाइप से भी मिल सकती है। हेडिंग इस टाइप से मिल सकती है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बलागुण, या फिर हेडिंग इस टाइप से भी मिल सकती है कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। दोनों प्रकार की जो हेडिंग है वो एक ही काम करती है, एक ही टॉपिक के लिए लागू होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट करते हुए अपनी जो आज की क्लास है, जिसका दोस्तों ये भाग कौन सा है? 9, क्योंकि 8 भाग ऑलरेडी अपलोड है। और चैप्टर अपना कौन सा है दोस्तों? ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अपन इसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बल आघूर्ण आखिर में होता क्या है। बल आघूर्ण, देखो दोस्तों, बल आघूर्ण होता क्या है। अपने पास क्या है? ये मार्कर है। एक फोर्स इसके यहाँ पे लग रहा है परपेंडिकुलर, इस पूरी लंबाई के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? जैसे ये फोर्स ऐसे लगेगा ये घूम जाएगी। क्या? ये घूमेगा। इसमें क्या होगा? एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। वो आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इस बल के कारण। और ये बल किस पे वर्क कर रहा है? इस पूरी रेखा पर, इस पूरी लंबाई पर। और ये लंबाई इस बल के लिए क्या है? लंबवत, परपेंडिकुलर है। जैसे अपन बात करें, इस मार्कर को यहाँ पे ऐसे लगाया अपन ने, और ये तो हो गई अपने पास लंबाई इसकी, और यहाँ से कोई फोर्स ऐसे टिल्ट करता हुआ लग रहा है लंबवत, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा। तो ये फोर्स इसके लंबवत लग रहा है। तो यहीं से अपनी परिभाषा बनेगी कि बल एवं लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? बल आघूर्ण कहलाता है। बल एवं लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? बल आघूर्ण कहते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाता हूँ। बल एवं लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सरल अपनी भाषा है, सहज अपनी भाषा है। आपको कहीं से भी नोट्स उठाने की जरूरत नहीं, बहुत मस्त तरीके से समझ में आता है। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप तुरंत कमेंट करो दोस्तों। जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता। तो इसका जो निरूपण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, किससे होता है इसका निरूपण? टो से। इसको टो बोलते हैं, टो। टॉर्क होता है एक प्रकार से। इसका जो सूत्र है वो अपने परिभाषा से बन रहा है बल और लंबवत दूरी। तो बल हो गया F इंटू लंबवत दूरी अपन कोई सी भी मान सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कोई लंबवत दूरी मान ली B और C, यानी कि एक लंबवत दूरी है BC। उसके बाद इसका मात्रक आएगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू लंबवत दूरी का होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसकी जो विमा है वो क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? न्यूटन की विमा होती है M1 L1 T माइनस, और मीटर भी है तो L2 हो जाएगा, यानी कार्य हो गया ना ये। तो M1 L2 T माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसकी क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी। आगे अपन चलते हैं। बलागुण अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण बलागुण, जिसको अपन एक टाइप से और बोलते हैं कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। तो दोनों हेडिंग अपन लिखेंगे।
उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण, जिसको अपन एक टाइप से और लिख सकते हैं, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हेडिंग एक ही टॉपिक के लिए कार्य करती है, एक ही चीज अपन को दोनों में पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही शांत और बहुत ही सहज तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद आपको बहुत शांत और सहज और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि एवरीथिंग आपके पास अच्छे से डिलीवर हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जोश अपन को कम नहीं करना है। देखो, शांत का मतलब ये नहीं होता कि अपना जोश कम हो गया, जोश वो का वो रहना चाहिए, डेडिकेशन वो का वो रहना चाहिए। जो अपन को क्रैक करना है, जो अपना स्कोर अपन ने डिसाइड किया है, वो अपना नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, चलो। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण बलागुण, तो ये कोई विद्युत क्षेत्र है अपना। ठीक है दोस्तों, और इस विद्युत क्षेत्र ई में क्या रखा है, एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव ए बी होता है, ए और ये बी, यहाँ पे माइनस आवेश होता है और यहाँ पे प्लस आवेश होता है। अब अपन को पता है कि जो प्लस का आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही फोर्स लगाता है। F बराबर कितना लगाएगा, QE। और जो माइनस का आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, F बराबर माइनस QE। देखो, ये जो फोर्स है इसके लिए ये लंबा दूरी नहीं है, इसके लिए लंबा दूरी कहां से आएगी, अपन यहां से एक लंब डाल देंगे, तो इसके लिए ये क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी, यानी कि थीटा बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा दे दिया अपन ने, सी। तो इस फोर्स के लिए ये अपनी लंबवत दूरी हो चुकी है दोस्तों। मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको डेरिवेशन करवाता हूँ, 1% भी वो गलत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस बल के लिए लंबवत दूरी आ गई, बल इंटू लंबवत दूरी का गुणनफल ही तो बलागुण कहलाता है अपना। थ्योरी में आप क्या लिखोगे, पेपर जब आप देते हो तो थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ती है, तो थ्योरी में वही लिखोगे जो डायग्राम में दिख रहा है, कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं पर लगने वाला बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत तथा असंरेखीय, असंरेखीय का मतलब अलग अलग रेखाओं पर है, जिसके कारण एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे बलागुण कहते हैं। बस, अर्थात बलागुण क्या होता है, टो बराबर एफ इंटू बी सी। आप समझ में आया बीसी क्यों लिया था, क्योंकि बी और सी क्या है, लंबवत दूरी। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अपन को पता है कि एफ जो लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, एफ बराबर क्यू ही लग रहा है। तो एफ की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, क्यू ही। लेकिन अपन को बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राइंगल अपन ने कौन सा लिया है, ट्राइंगल एबीसी से। देखो, ट्राइंगल एबीसी से मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो अपन को फाइंड करना है दोस्तों, उसको ऊपर रखो आप। तो फाइंड तो अपन को बीसी करना है, तो बीसी को अपन ने ऊपर रखा, लेकिन जो अपन को दिया हुआ है डायग्राम में, ट्राइंगल में जो दिया हुआ है उसको नीचे रखो। तो क्या दे रखा है अपन को, ए से बी तक की वैल्यू कितनी होती है, 2a होती है, दोनों के बीच की दूरी होती है ना। तो ए बी अपन को दे रखा है दोस्तों। अब यहां से ये तो हो गया अपना लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, लाल बटा कक्का से। तो यहां से क्या आ जाएगा अपना साइन थीटा। बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो इस ए बी को इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं अपन, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। बी सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 2a, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। एफ भी आ गया, बी सी भी आ गया, उठा के रख दो यहाँ पे। तो समीकरण 1 में 2 व 3 से, तो टो इक्वल टू क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा।
Q को अपन 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है दोस्तों, P होता है। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि Q इंटू 2a क्या होता है दोस्तों, P होता है। तो P बन गया, ये P साइन थीटा हो गया, ये अपना आंसर आ गया है। इसको यदि अपन सदिश में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर टो या टो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि साथ में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा हटेगा तो बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। अगर कोस होता तो क्या लगता, बीच में डॉट लगता, है ना दोस्तों। तो इसको अपन ने सदिश रूप में लिख दिया है, साइन को हटा के क्रॉस लगा दिया है। इसमें कुछ स्पेशल केस भी बनेंगे, वो स्पेशल केस क्या है, इधर देखो। स्पेशल केस, फर्स्ट केस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे अपन। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। दूसरा अपन थीटा कितना रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टो बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, तो टो बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो बराबर पी हो जाएगा। एक अपन रखेंगे थीटा इक्वल टू थर्ड केस में, थीटा इक्वल टू 180, तो टो बराबर पी ई साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, तो टो बराबर वापस से 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ विशेष कंडीशन इसके लिए अपन ने फुलफिल कर दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। चलो आगे देखो, दो चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। इसमें अपन ने बल आघूर्ण पढ़ा और द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण पढ़ा। अब अपन एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ अलग होगी, कुछ हटकर होगी, और वो जो अलग चीज है वो है सतत आवेश वितरण। क्या है दोस्तों, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज फ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन आवेश का, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, सतत आवेश वितरण, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण। तो आवेश का सतत वितरण अपन करेंगे तो किस प्रकार से आवेश का सतत वितरण होता है, इसको दोस्तों अपन घनत्व भी बोलते हैं। एक प्रकार से क्या बोलते हैं, घनत्व भी बोलते हैं। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, अब वो दिया गया आवेश एक ही प्रकार का होगा। एक ही प्रकार का मतलब या तो वो पॉजिटिव ही होगा या फिर वो नेगेटिव ही होगा। तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित होता है कि आवेश आवेश के मध्य क्या हो, दूरी न्यूनतम हो। वैसे दूरी अधिकतम प्राप्त होगी, क्यों, क्योंकि समान समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, प्लस का आवेश दूर भागेंगे। लेकिन जब किसी वस्तु को दिया जाता है तो वो आवेश इस प्रकार से अरेंजमेंट हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट उसका इन प्रकार से आए कि वो दूरी जो है वो न्यूनतम हो जाए, यानी कि आवेश खुद ही व्यवस्थित हो जाए, पूरी तरीके से कंटिन्यू फ्लो हो जाए, तो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश इस प्रकार से वितरित होता है या इस प्रकार से वितरित हो कि आवेश आवेश के मध्य दूरी न्यूनतम प्राप्त हो। जैसे इसको प्लस आवेश दिया तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो इसको अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब वस्तु अपने पास बहुत बड़ी है, वस्तु क्या है अपने आप में बहुत बड़ी है, तो पूरी वस्तु को अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते जल्दी से। तो जब पूरी वस्तु पर अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो अपन एकांक की बात करते हैं, और जब बात एकांक की होती है तो वहां पे घनत्व आ जाता है। एकांक लंबाई होगी तो भी घनत्व बोला जाएगा, एकांक क्षेत्रफल होगा तो भी घनत्व होगा,
और एकांक आयतन होगा तो भी घनत्व की ही बात होती है। तो दोस्तों जब बात एकांक की होती है तो घनत्व, तो मैंने बोला कि इसको वितरण न बोलकर इसको घनत्व भी बोला जा सकता है। डेंसिटी भी एक टाइप से होती है ये। तो सतत आवेश वितरण यानी कि आवेश का जो वितरण है वो अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि जो उसकी आकृति है, जो उसकी शेप है, उसके अनुसार 3 प्रकार से वितरित होता है। जो वस्तु अपनी उसके आधार पर ही कितने प्रकार से वितरित होता है मेरे प्यारे मुन्नो, 3 प्रकार से ये वितरित होता है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अगर मान लो अपने पास वस्तु कोई लंबाई के अनुदिश हो, कैसे लंबा तार हो, पाइप हो, छड़ हो, तो उसको आवेश देंगे तो वो लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। चलो कोई बात नहीं। अगर अपने पास कोई प्लेट हो तो वर्ताकार, आयताकार, जो भी है, वर्गाकार, एक परत हो तो परत का क्षेत्रफल होता है, तो वो पृष्ठ आवेश वितरण में आएगा, पृष्ठ पे वितरित होगा। अगर अपने पास कोई ठोस वस्तु जैसे घन हो गया, गोला हो गया, घनाभ हो गया, शंकु वगैरह हो गया, तो फिर आवेश कैसे बटेगा? आयतन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू शेप, उनकी आकृति के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से डिफाइन होता है दोस्तों। 3 प्रकार अपने आ गए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। कौन कौन से आ गए हैं? रेखीय, दूसरा है पृष्ठीय या पृष्ठ अपन को बोल सकते हैं, और तीसरा है आयतन। तो 1 बाय 1 करके अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे और फिर उनके कारण विद्युत क्षेत्र भी अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1 बाय 1 अपन एक एक को पढ़ लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। किसकी बात अपन करना चाह रहे हैं? रेखीय आवेश वितरण दोस्तों। तो इसको आप समझो, रेखीय आवेश वितरण वास्तव में होता क्या है। तो रेखीय आवेश वितरण, मैंने बोला कि लंबाई के अनुदिश, बात होगी एकांक की। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, क्या बोला अपन ने? एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो निरूपण है वो क्या होगा? लैम्बडा से। किससे होगा? लैम्बडा से। दूसरी जो बात है वो सूत्र होता है, तो सूत्र बराबर लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि परिभाषा से बन रहा है। एकांक शब्द जिसके आगे लगता है वो कहाँ पे जाता है? बटा में। किसके बटा में? दूसरी राशि। तो एकांक लंबाई बटा में आ गया, दूसरी राशि आवेश से ऊपर आ गया, तो आवेश बटा लंबाई। तो लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। तीसरी चीज क्या आती है मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्त हो आप मेरे, बहुत ही शानदार, मात्रक। मात्रक कूलाम बटे मीटर या कूलाम पर मीटर अपन बोलते हैं जिसको, कूलाम बटा मीटर। विमा इसकी हो जाएगी, द्रव्यमान है नहीं तो n0, लंबाई ऊपर जाएगा तो l-1, T1 A1 आवेश की या कूलाम की होती है विमा। तो ये इसकी दोस्तों क्या हो गई? विमा हो गई। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जिसको अपन बोल रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। अगर अपन इसको अल्पांश के पदों में लेना चाहे तो अल्पांश के पदों में क्या होगा? अल्पांश के पदों में तो ये हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल या फिर डेल क्यू अपॉन डेल एल। ये अल्पांश के पदों में होता है, डी लग जाता है तो डिफ्रेंसिएशन की बात हो रही है, तो अल्पांश के पदों में इसको डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि अपन इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र भी फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन इसका विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी परिभाषा, पहले अपन तीनों की परिभाषा पढ़कर फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो देखो दोस्तों दूसरी परिभाषा अपने पास क्या है?
देखो मैंने उसी में थोड़ी सी, इसको तो खैर मैंने इरेज कर दिया, नहीं मैं इसको भी वो कर देता। पृष्ठ या फिर अपन बोल सकते हैं पृष्ठीय, पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठ की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों। पृष्ठ यानी क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल की बात होगी तो कैसे अपन उसको सोल्व करेंगे? तो देखो, एकांक पृष्ठ पर, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक पृष्ठ या एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा। इसका निरूपण दोस्तों होता है सिग्मा से। किससे होता है? सिग्मा से। और मैंने बोला एकांक शब्द जिसके आगे लगता है वो बटा में आता है दूसरे राशि के, तो पृष्ठ यानी क्षेत्रफल बटा में आएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए। ठीक है। मात्रक दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। और विमा दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? द्रव्यमान है नहीं जीरो, ये मीटर है ऊपर जाएगा माइनस का 2 T1A1। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इसकी विमा, अगर अपन को इसको अल्पांश के पदों में लेना हो तो अल्पांश के पदों में तो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस या फिर डेल क्यू अपॉन डेल एस, ये इसके अल्पांश के पदों में हो जाता है सोल्व। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होगी। तीसरी परिभाषा की ओर अपन बढ़ते हैं। थर्ड अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है अपने पास आयतन आवेश वितरण। क्या है? आयतन आवेश वितरण दोस्तों। तो आयतन आवेश वितरण को अपन सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे थर्ड जो अपना टॉपिक था, थर्ड जो परिभाषा थी आयतन आवेश वितरण की, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन थर्ड नंबर पे क्या है? आयतन आवेश वितरण। परिभाषा वही हो जाएगी अपनी, सीधी सी बात है कि एकांक आयतन, घनत्व निकाल देते एकांक आयतन हो जाएगा। एकांक आयतन पर वितरित आवेश क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। इसका जो दोस्तों निरूपण होगा वो किससे होता है? रो से। किससे होता है? रो से। और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? क्यू अपॉन वी। एकांक आयतन हो गए, मात्र क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। और विमा अपन देखते हैं तो द्रव्यमान तो है नहीं, m0 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 T1A1 आवेश की होती है। ये इसकी विमा हो जाएगी। अगर अपन इसको अल्पांश के पदों में लेना चाहे तो ये हो जाएगा रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी या फिर डेल क्यू अपॉन डेल वी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसके कारण ही अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो बिल्कुल अपन विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे इसके कारण। देखो यहाँ से आप वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको शेयर भी करो तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला अपन को बनाना है। फॉर्मूला ही पूछा जाता है, फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछी जाती है, ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है इसमें ना। तो केवल फॉर्मूला बिल्ड करके अपन को छोड़ना है इस चीज को। तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र अपन को फाइंड करना है। तो पहले अपन ने क्या पढ़ा? रेखीय आवेश वितरण पढ़ा, उसके कारण भी निकालेंगे। फिर अपन ने पृष्ठ आवेश पढ़ा, उसके कारण भी निकालेंगे। फिर अपन ने आयतन आवेश पढ़ा, उसके कारण भी निकालेंगे। तीनों के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र भी फाइंड करना है दोस्तों। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं 1 by 1।
फर्स्ट अपने पास क्या था, रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो अपन को पता है कि जब रेखीय आवेश वितरण होगा तो आवेश छोटा 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 बढ़ता जाएगा, अर्थात अपन बोल सकते हैं बिंदु आवेश। और अपन पूरे आवेश की बात न करके केवल और केवल एक आवेश की बात कर रहे हैं, एकांक आवेश की बात कर रहे हैं, अल्पांश की बात कर रहे हैं। तो अपन को पता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/R², ये कुछ होता है। अगर अपन इसको अल्पांश के पदों में लेंगे तो अल्पांश के पदों में, क्योंकि अपन को पता ही नहीं क्या है, तो DE बराबर KdQ/R²। अल्पांश किसका आएगा, फिर आवेश का ही आएगा, क्योंकि आवेश को ही अपन बांटना चाह रहे हैं। अब यहां से अपन को पता है कि ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और रेखीय आवेश वितरण अपना क्या आया दोस्तों, लैम्बडा बराबर dQ/dl। तो यहां से अपन dQ की वैल्यू निकालना चाहे तो लैम्बडा dl हो सकता है, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख देंगे dQ का मान, तो 1 व 2 से, तो DE बराबर के, तो ऐसे कैसे, इसका मान आ गया लैम्बडा dl/R²। इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करने पर, तो समाकलन DE हो जाएगा इक्वल टू समाकलन के लैम्बडा dl/R²। समाकलन के पदों में ये आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर ये होता है। सदिश रूप अगर करना चाहते हैं अपन, तो DE वेक्टर इक्वल टू के लैम्बडा dl/R²। ये इसका कौन सा रूप है दोस्तों, सदिश रूप। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से चीज समझ में आई होगी कि बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र ये था। अब ये तो पूरे के कारण आता है, अपन को तो एक छोटे से भाग का ही निकालना है। तो छोटे से भाग का मान निकालेंगे तो अपन क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। अल्पांश के पदों में, तो यहाँ से डी लग जाएगा, यहाँ पे डी लग जाएगा। अब इस डी क्यू की वैल्यू निकालनी, तो कौन सी अपनी डेरिवेशन, रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण का अपन सूत्र लगाएंगे, लैम्बडा बराबर dQ/dl। यहाँ से dQ की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा dl हो जाएगा। ये उठाकर अपन यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो थर्ड फॉर्मेशन है सेकंड वाला, वो क्या है, वो अपन को बोल रहा है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। तो ये तो अपना ऐसे कैसे रहेगा, केवल यहाँ पे अपना चेंज होगा सिस्टम। देखो क्या है, सेकंड फॉर्मेशन है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। तो बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाल लिया, ये आ गया अल्पांश के पदों में। यहाँ पे अपन लगाएंगे पृष्ठ आवेश वितरण, क्या होता है, सिग्मा बराबर dQ/ds। यहाँ से dQ का मान निकालेंगे तो सिग्मा ds हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। 1 व 2 से अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, DE बराबर के, तो ऐसे कैसे, सिग्मा ds/R²। क्लियर है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको यदि अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वेक्टर लगेगा, तो ये हो जाएगा DE वेक्टर अपॉन के सिग्मा ds/R², और क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा। और यदि इसका संपूर्ण का निकालेंगे तो अपन क्या कर देंगे, समाकलन, समाकलन DE हो जाएगा, समाकलन के सिग्मा ds/R² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 के कारण अपन ने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र। थर्ड पोर्शन अपना क्या था, तीसरे की अपन बात करते हैं, वो अपना आयतन आवेश वितरण था। तो इसको तो अपन हटाएंगे नहीं, ऐसे कैसे रहेगा ये। यहाँ पे अपन थर्ड पोर्शन लगा देते हैं और यहाँ पे अपना थर्ड फॉर्मेशन लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखो
थर्ड में अपने पास क्या था, आयतन आवेश। तो आयतन आवेश वितरण के कारण क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पे हो जाएगा वी रो बराबर डी वी डी क्यू अपॉन डी वी, और यहाँ पे डी क्यू का मान निकालेंगे तो रो डी वी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी बराबर ये के, तो ऐसे कैसे, डी क्यू का मान आ गया रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कैसे सदिश रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर के। समाकलन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये थर्ड फॉर्मेशन भी अपना अच्छे से हो चुका है कवर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। तो आप इसमें अपन ने क्या पढ़ा, आज के पोर्शन में बलागुण पढ़ा, बलागुण के कारण द्विध्रुवीकरण बलागुण पढ़ा, और फिर अपन ने सतत आवेश वितरण पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, और फिर सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी अपन ने डिफाइन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत ही ज्यादा कमेंट करो, हर बात पे कमेंट करो कि यहाँ पे समझ में नहीं आई, ये नहीं, और जो भी है XYZ। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।